तो हमारे सर से एक और सवाल पूछा गया कि सर एक वेक्टर को कितने कंपोनेंट्स में तोड़ा जा सकता है। तो सर ने आंसर दिया कि भाई 2 कंपोनेंट्स में एक वेक्टर को तोड़ा जा सकता है। कि सपोज करो ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये एक ए वेक्टर है और इसके 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक ए एक्स और एक ए वाई। बट क्या लगता है, हमने एक लॉ पढ़ा है शायद वेक्टर एडिशन में, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसमें क्या होता है कि अगर मैंने बहुत सारे वेक्टर्स को जोड़ा, यहां पे मैंने मल्टीपल वेक्टर्स लिए और मैंने एक वेक्टर इनका सम करा, ये सपोज करो ए वेक्टर इन सब का सम है, स्मॉल a1 वेक्टर, स्मॉल a2, स्मॉल a3, ऐसे सो ऑन। तो क्या लगता है ये जो ए वेक्टर है इसके कंपोनेंट्स ये स्मॉल a1, स्मॉल a2, स्मॉल a3 नहीं है? ऐसे कितने कंपोनेंट्स तुम बना सकते हो? यहाँ तो मैंने इतने बनाए पर तुम्हारी गिनती नहीं होगी, इतने तुम कंपोनेंट्स बना सकते हो। तो आंसर होगा कि एक नॉर्मल वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट्स बन सकते हैं। और ये समझ नहीं आता तो एक और तरीका है वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालने का। अगर खाली x और y के हिसाब से देखे, इस a वेक्टर का x की तरफ एक ही कंपोनेंट है ऑब्वियसली। अगर हम कैलकुलेट करें, अगर हमें थीटा पता है तो ऑब्वियसली एक कंपोनेंट है इसका ax जिसकी वैल्यू होगी a cos थीटा। बट ये एक कंपोनेंट x की तरफ है, पर क्या a के तो इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। सपोज करो एक दूसरा वेक्टर है b, वो a के साथ θ1 एंगल पर है, तो क्या लगता है a का b की तरफ कंपोनेंट क्या होगा? a cos θ1। ऐसे कितने ही एंगल्स तुम बना सकते हो और ऐसे इनफाइनाइट कंपोनेंट्स a के बन सकते हैं। तो सही आंसर होगा एक कंपोनेंट एक डायरेक्शन के अंदर होगा। अगर हम नॉर्मली पूछे जनरल सवाल कि एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स बन सकते हैं, तो आंसर होगा इनफाइनाइट। सर थोड़ा पढ़ो इस बारे में। आखिरी वीडियो सोचते हैं होगी पर हो नहीं पा रही है। एक और गलती देखो सर की, थोड़ी करेक्ट करी जाए। सर से किसी ने पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द इनफाइनाइट प्लेन इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक है। तो अगर हम इसे ओपन करके लिखें तो सिग्मा हमारा होता है q बाय a एप्सिलॉन नॉट। तो अगर a इन्फिनिटी होगा इनफाइनाइट शीट के केस में, अगर a को हम इन्फिनिटी रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को तो 0 हो जाना चाहिए। तो सर ने इसका आंसर दिया कि बेटा a इनफाइनाइट होगा, a को बढ़ाते जाओगे तो q भी बढ़ता जाएगा, तो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट ही रहेगी। अब भाई थोड़ी सी अगर मैथ्स की बात करें तो भाई पता नहीं सर कॉलेज गए नहीं गए, है ना। कॉलेज में अगर गए होते तो मैथमेटिकल फिजिक्स नाम का एक सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर हमारी फूरियर सीरीज, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस और हमारी फूरियर ट्रांसफॉर्म्स, दुनिया भर की चीज़ें मैथमेटिक्स में होती हैं। उनकी तो चलो बात छोड़ो, 11th में एक कॉन्सेप्ट है हमारा लिमिट्स का, कि अगर हम एरिया को इनफाइनाइट कर रहे हैं और सर के हिसाब से क्यूब भी इनफाइनाइट हो रहा है, तो भाई इनफाइनाइट अपॉन में इनफाइनाइट तो नॉन डिटरमाइंड होता है। क्या करें भाई इसका बात, अब बताओ क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक और चीज थी जो थोड़ी मैथ्स की थी, है ना, जिसमें मैथ्स थोड़ी पता हो तो कुछ हो, है ना। भाई एक बात और निकल कर आई है अभी थोड़ी देर पहले, अभी देखने को मिला हमें कि भाई सर से किसी ने कमेंट्स में पूछा, सर ने क्वेश्चन क्लास में कराया होगा, सर से किसी ने कमेंट में पूछा कि सर अगर ये रेड वाले वायर को हटा दिया जाए तो फिर क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी। तो अगर हम इस रेड वाले वायर को यहां से हटा देते हैं तो सर ने बोला कि भाई सब सीरीज में हो जाएंगे, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू सीरीज ऑफ ऑल दिस कैपेसिटर्स। बट सर एक चीज मुझे बताओ जरा कि अगर इधर से करंट चलता है, C1 में से वो पास होगा, क्या वो C2 और C3 में से पास होगा? बिल्कुल नहीं। उससे छोटा रास्ता या आसान रास्ता दिखेगा कम रेजिस्टेंस वाला, वो इधर से पास होकर जाएगा और C4 और C5 से निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, C2 और C3 तो हो गए शॉर्ट, और C इक्विवेलेंट क्या निकल कर आया, 1/C1 plus 1/C4 plus 1/C5, which means the series connection of C1, C4 and C5 only। तो ये तो एक था। अगला भी देखो, इधर एक और क्वेश्चन है, सर ने क्लास में सॉल्व कराया था कि भाई इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सर से पूछा गया निकालने को, तो उन्होंने बताया कि भाई ये तीनों जो है सीरीज में है, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल कर रख दिया। और किसी बच्चे ने कमेंट्स में लिखा आके नीचे कि सी इक्विवेलेंट इज दिस, तो सर ने बोला हाँ भाई बहुत बढ़िया, ऐसे ही करते रहो। अब मुझे कोई एक और चीज बताए जो हमने यहीं पे शॉर्ट का कॉन्सेप्ट लगाया था, जो हमने 10th क्लास में कितनी बार पढ़ा है, करंट अगर यहाँ से स्टार्ट होगा, क्या वो C1 को देखेगा? भी बिल्कुल नहीं देखेगा, ऊपर से निकल जाएगा। उसे आसान रास्ता मिल रहा है कम रेजिस्टेंस का, C2 में से उसकी मजबूरी है गुजरने की,
और C3 को भी वो नहीं देखेगा, उसके नीचे से निकल जाएगा। अब की बार C1 शॉर्ट हो गया और C3 शॉर्ट हो गया, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या निकल कर आया? C2। और फिर अगर कोई बोलने लगे कि C1 और C3 को जीरो कर दो भाई जीरो, पूरा ये डिनोमिनेटर तुम्हारा जीरो हो जाएगा और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी इन्फिनिटी। तो किसी भी तरह से गलत है ये, कहीं से भी देख लो, C इक्विवेलेंट इज C2। और अगर रेफरेंस चाहिए भाई आपको, रेफरेंस के लिए भाई देखो MTG में सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंतर है, वहां 5 कैपेसिटर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 56 तुम देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूं जरा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है, जूम करके आप देखना जरा, पास लाऊंगा तो फोकस नहीं होगा कैमरा। क्वेश्चन नंबर 56 है, इसका सॉल्यूशन अगर अब मैं पढ़ के सुनाऊं आपको, लिखा है कि दो कैपेसिटर्स A and B आर शॉर्ट सर्किटेड देयरफॉर इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज ओनली ड्यू टू वन कैपेसिटर C3, वहां पर ये C3। तो आप देख सकते हैं MTG का क्वेश्चन नंबर 56 है। रेफरेंस चाहिए था आपका, वो भी दे दिया। सर थोड़ा और ध्यान रखो है ना इन चीजों में, कैपेसिटेंस शॉर्ट सर्किट। तो हमारे एक सर हैं फिजिक्स के, उनसे पूछा गया एक बार कि क्या सर एक सीधी लाइन में, कमेंट अभी आएगा वहां पे पता भी चल जाएगा, कि क्या कभी एक सीधी लाइन में पैरेलल में रेजिस्टेंस हो सकते हैं? तो सर ने बोला कि भाई जब तक सीधी लाइन है तब तक तो हमेशा सीरीज में रहेंगे। तो भाई एक बात बताओ सर, कि क्या यहां पर ये रेजिस्टेंसेस सीरीज में है या पैरेलल में है? 10th के लेवल का क्वेश्चन है, सीरीज में या पैरेलल में? तो सर के हिसाब से तो ये एक लाइन है, ये तो सीरीज में होने चाहिए, है ना? बट क्या लगता है, यहां से करंट जब जाएगा तो क्या करंट के पास एक ही रास्ता है जाने का, या वो टूटेगा बटेगा? ऑब्वियस सी बात है, दो हिस्सों में टूट जाएगा। इधर अगर I2 गया है तो इधर जाएगा I1 माइनस I2। और जब भी करंट ब्रेक होता है तब पैरेलल में होते हैं रेजिस्टेंसेस हो चाहे ब्रांचेस, किसी भी ब्रांच की बात करें हम। तो सर थोड़ा ध्यान दें अपने वीडियोस में, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो एक चीज और बच गई बतानी, बस उसके बारे में और बताते हैं कि सर से एक और क्वेश्चन किसी ने पूछा, कहीं आया होगा हायर मेंस में, तो बच्चों ने पूछा कि क्या पिच जो होती है जब मैग्नेटिक फील्ड किसी एंगल पे हो, चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी से चल रहा है, तो पिच जो होती है उसके दौरान हेलिकल पाथ की, क्या वो क्वांटाइज्ड होती है? तो सर ने बोला हाँ, n का मल्टीपल होती है। तो अगर हम निकालते हैं पिच का, हमारे पास ये कुछ फॉर्मूला आता है कि ये है x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एंड इट इज द टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन। तो क्या लगता है पिच क्वांटाइज्ड है? कहीं पे मुझे n तो नजर नहीं आ रहा। b की तुम कितनी भी वैल्यूज ले लो अपनी मर्जी से, इनफाइनाइट, क्वांटाइज्ड होने की जरूरत ही नहीं है पिच को। b की जितनी अलग अलग वैल्यूज लोगे उसके हिसाब से तुम्हारी पिच बदलती रहेगी, क्वांटाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है।